नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं चर्चा में, और चर्चा में कार्यक्रम में आज हम दोस्तों जो हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके लिए भी आज की बातचीत बहुत उपयोगी साबित होगी। और इसके अलावा आम लोग भी जान पाएंगे कि फोटोग्राफी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फोटोग्राफी का जो फील्ड है, फोटो जर्नलिज्म का जो फील्ड है, उसकी क्या चुनौतियां हैं, फोटो जर्नलिस्ट के सामने क्या क्या चुनौतियां पेश आती हैं, उनका पेशा कैसा है, उनका काम किस तरह का है, एक मीडिया संस्थान के लिए क्या अहमियत होती है फोटो जर्नलिस्ट की, इस पर हम बात करेंगे। एक बहुत पुराने फोटो जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मंगेश कुमार जी, देहरादून से यहाँ पर आए हैं। पहले तो बहुत स्वागत है मंगेश जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ साथ हेलो हल्द्वानी के दर्शकों और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि आज कुछ ऐसी बात हो जाए जो अतीत से जुड़ी हुई हो। सुनीता जी ने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो थोड़ा सा परिचय दूंगी दोस्तों। मंगेश जी 80s के दशक में आ गए थे फोटोग्राफी के फील्ड में। 10 साल आप जो है कमर्शियल फोटोग्राफी में आपका अनुभव रहा। उसके बाद 90s के दौर में आपने मीडिया संस्थान ज्वाइन कर लिया था। दून दर्पण अखबार से आपने शुरुआत की थी फोटो जर्नलिस्ट की। तो अभी सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं और द पायनियर न्यूज़पेपर के लिए परमानेंट फोटो भेजते हैं। उसके अलावा फ्रीलांस भी भेजते हैं फोटो। तो पिछले लगभग 34 सालों का अनुभव है फोटोग्राफी का, फोटो जर्नलिज्म का। तो इस पर हम आज बात करते हैं और साथ में अनुभव सबसे पहले जानते हैं। मंगेश जी आप ही बताइए कि कहाँ कहाँ फिर आपने शुरुआत की, उस टाइम पे कैसे कैमरा हुआ करते थे, कितना रिस्पेक्ट थी फोटो जर्नलिस्ट की। सुनीता जी अगर बात करें ना, तो अगर बात करें खाली जर्नलिज्म की तो थोड़ा अलग हट जाते हैं हम, और बात करें फोटोग्राफी की तो एक अलग अलग फील्ड हैं दोनों। अब जर्नलिज्म के फील्ड में तो हर आदमी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हालांकि फोटोग्राफी के फील्ड में भी आदमी की अपने प्रोफेशन के हिसाब से उसकी इज्जत उसी हिसाब से, सम्मान उसी तरह से दिया जाता है उसको। कैसा काम करता है, कहाँ काम करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से इक्विपमेंट है उसके पास। इक्विपमेंट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है फोटोग्राफी के फील्ड में। हालांकि जर्नलिज्म के फील्ड में इक्विपमेंट का इतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आदमी की शक्ल कोई नहीं देखता है, ना कैमरा देखता है। वहाँ तो फोटो देखी जाती है जो अखबार में छपती है। एंगल दिखा जाता है। एंगल तो मस्ट है उसके लिए, और एंगल से इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो एंगल भी नहीं बनेगा। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस एंगल के हिसाब से और एंगल की इंपॉर्टेंस कैमरे के हिसाब से। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि इतने सालों का अनुभव है मेरा, आज की तारीख में अगर हम बात करें फोटोग्राफी की, ये एक वास्ट फील्ड है। और 80 के दौर की बात करें तो उस ज़माने में पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी। और ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में अगर हम बात करें ब्लैक एंड वाइट की, तो ब्लैक एंड वाइट के लिए बहुत सारे सिस्टम मेंटेन करने पड़ते थे आपको। उस सिस्टम के अंतर्गत डेवलपिंग मेथड आपको आना चाहिए, ज़रूरी था। कैमरे भी ज़रूरी थे, फिल्म के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी थी, फिल्म के पेपर के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी थी कि पेपर किस तरह का होगा, किस तरह के पेपर में बनेंगे। पेपर के अलग अलग कैटेगरीज होती थी, फिल्म की अलग अलग कैटेगरीज होती थी उस ज़माने में। और कैमरे में खाली एक सिस्टम ज़्यादा महंगे जो कैमरे होते थे, तो बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे उस ज़माने में कैमरे। आज की तारीख में तो कैमरा कोई भी ले लेता है। कैमरा नहीं होगा तो उसके पास मोबाइल होगा, और मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, किसी भी तरह की फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक तरह से रिप्लेस हो गया कह सकते हैं आम जीवन से। हाँ, बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें उस जमाने की और आज की फोटोग्राफी में, तो फ़र्क ही फ़र्क हो गए हैं। देखिए आज मोबाइल में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको कैमरे की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पिछले 2-3 सालों से पहले की बात करें, जब कोरोना यहाँ पर प्रवेश कर रहा था, तब में और आज में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। कोरोना के चलते मीडिया संस्थानों से अधिकांश फोटोग्राफर बाहर कर दिए गए। फोटोग्राफी तो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने जर्नलिस्ट बाहर कर दिए, सेंटर बंद कर दिए अखबारों ने। बड़े बड़े अखबारों ने अपने सेंटर्स बंद कर दिए, बड़े बड़े अखबारों ने रिपोर्टर्स बाहर कर दिए, फोटोग्राफर्स बाहर कर दिए। यानी कि आप बात करें 50% से ऊपर जो है बेरोजगारी हो गई इन लड़कों के पास। बट लेकिन पत्रकार को नौकरी मिली नहीं मिली एक अलग बात थी। लेकिन अगर जो फोटोग्राफर थे वो जिंदा रहे, फोटोग्राफर अपने कैमरे के दम पे, अपने हुनर के दम पे जिंदा रहे। उस टाइम पे ये फायदा मिला, अदरवाइज वो भी सड़क पे ही थे। तो वो क्या करते थे? फ्रीलांस फोटोग्राफी करने का, फ्रीलांस, कोई फ्रीलांस कर रहा था, कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को जिंदा रखे हुए थे। अब जब लोगों के सामने बच्चों की शक्ल दिखती थी तो याद आता था मेरे को कैमरा, तो हम भी लेके जाते थे कैमरे को। भाई कुछ तो खींचते हैं, कुछ तो मांगता है हमसे, कोई बोलता है कोई कैसी फ़ोटो चाहिए, कोई कह रहा है ऐसी फ़ोटो चाहिए।
तो डिमांड भी थी हमारे पास, लेकिन ये है कि जो अखबार की फील्ड थी उससे हम बाहर हो चुके थे लगभग। अखबारों की जो मतलब जो गुंजाइश थी, जो उनकी अपॉर्चुनिटी थी लोगों की, वो कम हो चुकी थी। आज भी देखें तो मोबाइल की वजह से बहुत सारे कैमरामैन सड़कों पे हैं आज भी। लेकिन ये है कि फोटोग्राफी के बहुत सारे फील्ड थे। मतलब संस्थान मोबाइल की फोटो से काम चला ले रहे हैं 100%। आप अच्छी क्वालिटी, अब आजकल ओप्पो कितनी भी अच्छी कैमरे का आप कैमरा ले आओ, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वहाँ क्वालिटी की कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, ना कोई क्वांटिटी मेंटेन कर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। कितना भी बड़ा फोटोग्राफर, उनके लिए फोटो इंपॉर्टेंट है, वो आप मोबाइल से खींच के भी ला सकते हैं। खैर ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि अपने 30-40 साल के कैरियर में हमने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। जिस ज़माने में हमारी एंट्री हो रही थी तो तब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कलर कैमरे, कलर रील, कलर लैब्स आनी शुरू हुई, और उसके बाद फिर डिजिटल दुनिया डिजिटल होती चली गई। आज हम लेकर के उसको DSLR तक पहुंच गए हैं। कैमरे जरूर महंगे हो गए हैं, पर फोटोग्राफी का फील्ड है, अगर आपने फील्ड पकड़ लिया तो आप आगे राइज कर पाएंगे, अदरवाइज आपको वापस लौटना पड़ेगा। मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी रही, जैसे कि शेर सिंह राणा मर्डर किया, फूलन देवी का, और देहरादून आ गया। तो यहाँ पर जो है सरेंडर करने के चक्कर में था सरकार में, उस टाइम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, तो उनसे कुछ बातचीत हो रही होगी, जो भी कुछ, तो सक्सेस नहीं हुई और उनको पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा उस ज़माने में। तो वो फोटोग्राफी सभी के पास ब्लैक एंड वाइट थी, मेरे पास 1-2 फोटो कलर भी थी। अच्छा, आपके पास क्या कैमरा अच्छी तकनीक का? कैमरा मेरे पास 2 कैमरे थे, ब्लैक एंड व्हाइट भी था और कलर भी था, यानी कि कैमरा तो सेम था बट फिल्म जो है कलर पड़ी हुई थी एक कैमरे में। तो उसमें ज़्यादा नहीं, 2-4 फोटो थी, बच्चे थे, तो मैंने 2-3 फोटो उसके कलर खींच लिए शेर सिंह। मुझे कोई उसकी इंपॉर्टेंस उस टाइम नहीं पता थी, बट जब पूरा दिन ढलता गया देर जैसे, तो मुझको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी। मुझको दिल्ली से कई लोगों के फ़ोन आ गए, तो मैंने उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि हमें ये कोई शौक था ही नहीं फोटो देने का किसी को, या कोई फोटो कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, तो कोई इस तरह कंसेप्ट था ही नहीं कुछ। तो हमारे एक मित्र हैं, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्होंने मेरी चावला जी से बात कराई इंडिया टुडे में। तो उन्होंने कहा भाई हमको एक फ़ोटो चाहिए, आप दे सकते हैं क्या शेर सिंह राणा की? प्रभु चावला जी ने। अब मैंने कहा सर दे देंगे, अब इतने बड़े आदमी से हमारी बात हो रही, तो मैंने कहा दे देंगे सर। तो स्कैन होके जाती थी फोटो, स्कैन होके हमने सेंटर में गए। मेल वेल का कोई सिस्टम? हाँ मेल था, बट मेल से ही स्कैन होके मेल से ही गई, स्कैन होके गई हो। पर आम लोगों को का मेल से कोई ज़्यादा लेने देना नहीं था। तो खैर वो मेल से गई, और वो फोटो जो है PTI से रिलीज हुई। अच्छा। और इंडिया टुडे में भी रिलीज हुई फोटो। आपके नाम से हुई? तो PTI ने तो मेरे नाम से रिलीज नहीं की, बट मेरे को PTI की रॉयल्टी हमेशा मिलती रही, और इंडिया टुडे की रॉयल्टी भी मिलती रही मेरे को। अच्छा। बहुत सालों तक। अच्छा। क्योंकि वो फोटो किसी के पास थी नहीं, और वो अगले दिन जो इंडिया टुडे में तो छपी थी, और उसके अलावा इंडिया टुडे में छपने के बाद, उसके बाद जब PTI में छपे तो मैंने देखा बड़ी बड़ी फोटो थी, वो 5-5, 6-6 कॉलम की फोटोग्राफ थे, और अधिकांश अखबारों के, हिंदी इंग्लिश अखबारों के फ्रंट पे छपी हुई थी PTI की फोटो। तो मेरे पास एक अचानक से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उत्साह आपको मिला होगा कि वाह वैसा भी हो सकता है। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर सोचा इस तरह से फ्रीलांस करने का, या फिर संस्थान के साथ ही जुड़कर किया काम? ऐसे मौके ही नहीं मिले कुछ कभी, हालांकि वो और ऐसे कुछ और वाकये होंगे, बताइए कुछ। जैसे अब हमको ना हर तरह के बड़े बड़े लोगों की फोटोग्राफी की फोटो करने का मौका मिलता था। देहरादून क्योंकि एक सिटी था, राजधानी हो गई बाद में, तो राज्य बनने के बाद भी, राज्य बनने से पहले भी काफ़ी मौके थे देहरादून के पास। तो जब आते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूँ मैं, तो प्रधानमंत्री थे और देहरादून आए, तो सबसे टफ थी उनकी फोटोग्राफी खींचनी। क्यों? उनकी फोटो खींचना इसलिए टफ था कि वो बोलते बोलते शब्दों को चबाते थे और आंख बंद करते थे। अच्छा। बोलते बोलते आंखें बंद कर लेते थे, तो आपको टाइम भी नहीं देते थे। नीचे से प्रधानमंत्री स्टेज पर बोल रहे हैं, आपको स्टेज पे फोटो खींचने का मौका दिया जा रहा है, बट फोटो कितनी देर में खींच पाएंगे आप? तो कुछ सेकंड मिलते थे, फोटो खींचनी थी, और उसी में आप खड़े, तो हम खड़े हैं साहब, जब आप सर आँख खोलेंगे तब फोटो खींचेगी। तो इस तरह के बहुत वाक्य थे। अच्छा। जी। अच्छा, तो मंगेश जी, आपने एक जो बात की कि फोटो जर्नलिस्ट के पास में कंटेंट होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, उसके बाद क्या है ये कंटेंट, क्या एंगल है? थोड़ा सा बताइए कि कैसे कोई सभा चल रही है, किसी नेता का भाषण चल रहा है, तो आप कैसे दिखाते हैं कि जनता भी दिख जाए, नेता भी दिखे, मंच भी दिखाना है, नीचे भी दिखाना है, या और क्या क्या एंगल्स आप लोग ढूंढते हैं कि कुछ नया दे पाएं? एक्चुअली क्या है कि फोटो तो कोई भी खींच सकता है। फोटो मेरा मानना है कि फोटो एक छोटा बच्चा भी खींच सकता है, और छोटा बच्चा ऐसे क्लिक कर सकता है कि बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी उसके आगे फेल हो जाता है कई बार। तो फोटो के लिए
एक चांस होता है, वो किसी के पास भी वो टाइम होता है, किसी भी टाइम पे कोई भी फोटो कभी भी अच्छी खींच सकता है, इसमें कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता है। ना वहाँ पर इक्विपमेंट काम करेगा, ना कंटेंट काम करेगा, और ना आपका एंगल काम करेगा। मैं किसी भी एंगल पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बीच में दलाई लामा जी बैठे हैं, उनके बगल में प्रधानमंत्री हैं, और इधर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इधर इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरा फोकस दलाई लामा पे है, उस टाइम पे है। कारण उसका ये है कि वो एक धार्मिक कार्यक्रम है, तो मेरा फोकस प्रधानमंत्री पे ना होकर के दलाई लामा पे। अब मुझे दलाई लामा को देखना है कि मैं दलाई लामा जी को कैसे देख सकता हूँ और कैसे दुनिया को दिखा सकता हूँ कि दो प्रधानमंत्रियों के बीच में जो है वो बैठे हुए हैं। उनको आउट भी नहीं करना है, उनको फोकस में भी रखना है, तो तीनों को फोकस कैसे रखूंगा और मेरी डिस्टेंस कितनी दूर है। अब जब इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो नेचुरल है कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। सिक्योरिटी भी ज़्यादा है तो मेरे को कैमरा भी वैसे ही रखना पड़ेगा। और मेरे को कैसा कैमरा रखना है, यानी कि मेरे को जूम इस्तेमाल करना है। लेकिन जूम इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, ये मेरे पे डिपेंड करेगा जब मैं वहाँ पर हूँ। एक्चुअली फोटोग्राफी डिपेंड करती है आपकी कंडीशन के ऊपर, उस टाइम पर क्या कंडीशन है, आप किस माहौल में फोटोग्राफी कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी कर रहे हैं आप। जैसे कि भगवान न करे कि एक बंदा एक्सपायर हो गया कोई, और आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको फोटोग्राफी करनी है, तो आप कैसे फोटोग्राफी करेंगे साहब? आपके जाते पहली बात तो लोग आपसे, कोई शहीद हो गया, शहीद होना और वैसे मर जाना दो अलग अलग चीजें हैं। शहीद होने में भी आपको कई दौर से गुजरना पड़ सकता है। उसकी मिसेज जो है रो रही, चिल्ला रही है, और आप फोटो खींचने में लगे, आपका क्या मतलब है वहाँ पे? तो उनके बच्चे आपके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। वहाँ पर कुछ लोग कर सकते हैं, भाई साहब आपको तो अपनी लगी हुई है, देखिए उनका फैमिली बर्बाद हो गई उनकी। तो हम लोगों को ये भी देखना होता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है हमको, समाज को भी देखना है और उनकी जो सोच है उसको भी देखना है, उसको मेंटेन करते हुए फोटोग्राफी करनी है। बिल्कुल। ये एक बहस भी है कि जब कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हो रही हो तो फोटोग्राफर फोटो खींचे या उसको बचाए। बिल्कुल एक बहस है, तो इसमें एक नैतिकता का सवाल आता है कि भाई पहला कर्तव्य तो उसका मानव का होने का है कि वो उसको बचाए, 100%। लेकिन कई लोग अपने फोटोग्राफी को चमकाने के लिए फोटोग्राफी खींचते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मंडल आयोग जिस टाइम पे विश्वनाथ जी की थे देश में, तो मंडल आयोग की एक बड़ी भयंकर बहस चल रही थी। उस वक्त बहुत सारे बेरोजगार अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा लेते थे। तो हमारे साथ भी एक ऐसा वाक़या देहरादून में हुआ, और सारे फोटोग्राफर जो खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि ये बंदा कब तेल डालेगा, कब आग लगाएगा। तो मेरा थोड़ा वहाँ पर थोड़ा सोचने में थोड़ा सा डिफरेंस था उनके और मेरे में। हालांकि मुझको गाली देते थे, मुझको भड़का रहे थे वो लोग, पर तेरा दिमाग खराब हो रहा है तो फोटोग्राफी करने का फोटोग्राफी कर। मेरा दूसरा मानवता का एंगल भी था। मेरा मानना ये है, उसने अपने ऊपर तेल डाल लिया, उसको बचा तो लो यार। अब तुम्हारी फोटोग्राफी हो तो गई, या मरने तक उसको फोटो खींचते रहोगे तुम लोग। तो मैं भाग करके गया, एक भिखारी का कंबल उठा के लाया, मैंने उसके ऊपर डाल दिया। वो लड़के मेरे को चिपट गए कि तूने ऐसा क्यों किया। हालांकि मैं अपनी जगह सही भी था और अपनी जगह गलत भी था। प्रोफेशन के नजरिए से मैं गलत था, पर मानवता के नजरिए से मैं सही था। लेकिन पहले तो मानवता ही देखी जाएगी। अब वहाँ पे मेरे को फोटो भी खींचनी, मेरे तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है थोड़ा सा, जरा कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कौन कौन से मौके आए कभी जब आपको ऐसे कोई इस तरह की घटनाएं, मतलब ऐसा मौका कि आपको डांटा गया हो कि भाई ऐसे टाइम पे ना खींचें, इस तरह के कोई अनुभव रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। एक हमारे मित्र थे गाड़ी डाकरे में, और शहीद की एक बॉडी आई, तो वहाँ पर हम सभी लोग खड़े थे, फोटो खींच रहे थे। उस जमाने में जब करगिल वॉर में थे, तो मैं बड़ा इम्प्रेस था उन दिनों। करगिल वॉर के दौरान देहरादून बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा उसमें, उत्तराखंड विशेष तौर से, और देहरादून तो बहुत ज़्यादा। हर गली मोहल्ले से किसी न किसी आवाज़ आ जाती थी हमको कि भाई 4 दिन बाद डेड बॉडी आने वाली है, एक बंदा वहाँ पर शहीद हो गया, एक डेड बॉडी आज आई है, एक डेड बॉडी कल आ रही है, एक डेड बॉडी शाम को आ रही है, एक डेड बॉडी सुबह आ रही है। हम लोग बड़ा पजल्ड रहते थे और बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने आप को उनके साथ जुड़ावा पाते थे कई बार। तो दिल्ली से भी फोटोग्राफर आते थे यहाँ पर, तो हम उनकी हेल्प करते। उनकी हिम्मत नहीं होती थी एकदम जाकर के सीधे शहीद के घर में घुसें और फोटो खींच लें एकदम से। तो हमको बोलते थे भाई साहब हमारे साथ चलो, तो हम उन लोगों के साथ जाते थे, फोटोग्राफी करते थे। लेकिन वहाँ पर भी यही रहता था यार कि पहले ह्यूमैनिटी देखो यार, पहले मानवता देखो यार। अपने हिसाब से अब सीएम साहब आ रहे हैं या मंत्री जी आ रहे हैं या कोई अधिकारी आ रही है, डीएम आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से फोटो कर लो, बट थोड़ा सा शांति बनाए रखो और उनको आप डिस्टर्ब मत करें। हम हमेशा इस तरीके सोच लेकर के चलते थे। अब काम तो होता ही था, फिर वो डेड बॉडी लेकर के शमशान तक जाते थे, जहाँ भी जाते हरिद्वार लाते थे जो भी। तो हम लोग जो चुपचाप से मतलब अपना काम उनके साथ शामिल होकर के काम करते थे। और यही वजह है शायद कि आपका शहीदों पर कोई अखबार भी निकलता है। जी 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 जी। तो मैं उस जमाने में काफ़ी
इमोशनल रहे हम सब, और सोचते थे यार क्या करें वहाँ पर। तो हर आदमी बोलता था कुछ भी करते हैं। तो मैंने भी एक छोटा सा एक अखबार का टाइटल लिया, उसका नाम था शहीदों को नमन, और तब से लेकर के मैं उसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा पोर्टल भी उसी नाम से है। और उसके बाद जो है मैं उसको अब मैगजीन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ जल्दी, उसका वो रूप भी देखेंगे आप। बट ये है कि समय के हिसाब से अपने आप को आपको बदलते रहना चाहिए। तो लेकिन शहीदों के प्रति आपकी अगर आस्था है तो उसमें भी रास्ता मिलेगा आपको। मैंने तो ये देखा है, और इतने साल से मतलब कि 2018 में मैंने ये शुरू कर दिया था, तब से अब तक वो निर्बाध रूप से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। चल रहा है जी। चलिए। तो आप लोग जब किसी इवेंट को कवर करने जाते हैं तो क्या कोशिश रहती है कि जैसे बहुत सारे फोटोग्राफर हैं तो कैसे अलग करें, तो क्या कुछ ट्रिक हैं क्या? हमारी जो लिसनर्स लर्नर्स, हमारी पत्रकारिता के जो स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, जो फोटोग्राफी की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ टिप्स भी आप दें कि कोई ट्रिक होती है कि हमें इस एंगल से इस तरह से उसको कवर करें। क्या आप समझ सकते हैं, एक फूल है, मान लीजिए फूल के ऊपर एक भंवरा बैठा है, तो फूल तो बहुत सारे हैं, कई तरह से फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप भंवरे को दिखा देंगे और जीवंत भंवरा दिखा देंगे वहाँ पर, तो उस फोटो की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक ऐसे ही किसी भी इवेंट में जा करके आपको देखना है कि इम्पोर्टेंट आदमी कौन है और इम्पोर्टेंट इवेंट में इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है वहाँ पर, उस हिसाब से फोटोग्राफी करनी है। अदरवाइज आप सामने मंच पे बैठे हैं, सीधे सामने से एक फोटो खींची आपने और चल दिए, या डांस हो रहा है एक डांस की फोटो खींची आप चल दिए। बट ऐसा नहीं है, जर्नलिस्टिक अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए 100%। जैसे अब चीफ गेस्ट जो हैं, चीफ गेस्ट उधर बैठे हैं, कलरफुल प्रोग्राम है और इधर डांस हो रहा है, तो डांस के साथ चीफ गेस्ट और कलर को आप अगर शामिल कर देंगे तो फोटो की अपॉइंटनेस बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अखबार के दफ्तरों में फोटोग्राफर को कितना सम्मान मिलता है? एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट के बनस्पत उसको इक्वल माना जाता है या कमतर माना जाता है, क्या है स्थिति? अगर बात करें फोटोग्राफर की इम्पोर्टेंस की, तो सच्चाई तो ये है कि एक फोटो जो है 1000 वर्ड के बराबर होती है। क्या बात है, बिल्कुल। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। तो वो फोटो तो आपका बहुत अच्छा काम कर जाती है, और अगर फोटो सही लगी है, कलरफुल फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, कैसी भी इंप्रेसिव फोटो है, तो आदमी अखबार उठाती सबसे पहले फोटोग्राफी देखता है। फोटो क्या है, फोटो का सब्जेक्ट। खास बात ये होती है कि फोटो का सब्जेक्ट अगर सही होगा तो उसमें लिखने या पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या है, फोटो बता देती है। बिल्कुल। पहले से एक कोई ऐसा कोना भी आता था जहाँ पे इस तरह की क्रिएटिव फोटो लगा करती थी एक कैप्शन के साथ में। जी जी जी। अब मुझे लग रहा है वो चीजें थोड़ा खत्म कर दी गई हैं। अगर ऐसा कुछ ऐसे अगर कॉलम बने कुछ, तो फोटोग्राफर्स के लिए भी एक नया मंच और मिल सकता है अखबारों में। एक्चुअली जब से कमर्शलाइजेशन हुआ है ना साप्ताहिक हो जी, तब से थोड़ा दिक्कत आ गई अखबार में। तब कमर्शियल पेज है और इतने स्पेस के इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो कंपनी बोलती है इस फोटो को हटा दिया जाए। बिल्कुल। तो मंगेश जी, क्या क्या चुनौतियां हैं इस वक्त फोटोग्राफर्स के सामने, कैसे कैसे वो जूझ रहे हैं, और कौन कौन सी टेक्निक आ गई है नई आजकल? सबसे बड़ी अगर बात करें टेक्निक्स की, तो मैंने जैसे बताया आपको, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से हम दौर से निकले, फिर हम कलर से हम डिजिटल में आ गए आज, और DSLR तक आ गए। तो आज की तारीख में अब कैमरे के साथ आपको लैपटॉप रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास खाली मोबाइल ही काफ़ी है। आपने ब्लूटूथ ऑन किया और कैमरे से फ़ोटो इसमें करी और लोड करके भेज दी। अच्छा। ये भी सिंपल है आज की तारीख में। तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो गई है, कहीं पर भी खड़े होकर आपको भेज सकते हैं। आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है। खैर, तो इन सब चीज़ों के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये तो एक सिंपल चीज़ हो गई आज की तारीख की, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। लेकिन ये है चुनौतियों के नाम पे अगर आप कहें तो चुनौतियां शुरू से लेकर फोटोग्राफर के साथ। अब जैसे मैंने बताया कि कंपनियों ने अखबार की छट्टी नहीं कर दी है, अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। फोटोग्राफर ने किसी ने दुकान खोल ली, कोई शादी खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खैर, शादी वाले फील्ड में तो फोटोग्राफी बूम पर है अभी। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, प्री नामकरण, तो अब इतने सारे प्री होने लग गए हैं कि एक तरह से एक मौका तो है, अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बट उसके लिए अब अगर फोटोग्राफर प्रेस में फोटोग्राफी कर रहा है तो उसके लिए सम्मानीय बन जाता है, वो शादी में फोटोग्राफी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी डिग्निटी का सवाल है। जिसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से हाथ मिला रखा होगा वो शादी में फोटोग्राफी बहुत मुश्किल ही कर पाएगा। वो ग्लैमर मतलब वही सम्मान होता है जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट का, जो जर्नलिस्ट का होता है, क्योंकि वो भी एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ वहाँ पर होता है। और क्या कभी ऐसे भी वाकई आए कि कोई नेता कहते हो कि भाई कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो, मेरी फोटो आनी चाहिए केंद्र में, कुछ ऐसे इस तरह के कुछ जो है
क्यों नहीं कई बार मजबूरियां हो जाती हैं कि हम लोग अच्छे रिश्ते होते ये तो हैं सिंपल है। नहीं ऐसा है कि जैसे अभी आपने बताया दर्शकों को, अपने श्रोताओं को कि भाई 30-40 साल हो गए, तो 30-40 साल में हमने तो बहुत बनते हुए देखे दुनिया ना। जब वो कुछ भी नहीं थे तो पार्षद बन गए, पार्षद से विधायक बन गए, विधायक से मंत्री बन गए, मंत्री से मुख्यमंत्री भी बन गए। तो कई तो ऐसे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसे है कि इतने छोटे स्टेट में जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री भी तो बन रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कहाँ से हमारे बीच से जा रहे हैं वो लोग, वो कभी ना कभी हमारे टच में जरूर रहते हैं। बट ये है कि अब हमको मिलने के मौके कम हो जाते हैं उनके साथ, तो वो अलग चीज है। बिल्कुल। क्या संदेश देंगे आप तमाम लोगों के लिए फोटोग्राफी के हवाले से? अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूं तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा भी कुछ सेकंड पहले कि फोटोग्राफी के लिए कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। फोटोग्राफी किसी भी चीज़ से कभी भी कहीं पर भी की जा सकती है। आपका एक मोबाइल भी एक बड़े से बड़े कैमरे को मात कर सकता है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है और हुनर है तो आज फोटोग्राफी में बहुत सारे फील्ड हैं, फोटोग्राफी के बहुत सारे आयाम हैं। अलग अलग फील्ड में फोटोग्राफी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि डेड हो जाएगी फोटोग्राफी, और प्रिंट कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमें चलता रहेगा। थोड़ा चले ज़्यादा चले, जैसा भी मैडम ने बताया कमर्शियल फोटोग्राफी, प्री वेडिंग, ये सब चल रहा है आज की तारीख में। तो कुछ फोटोग्राफरों के लिए वहाँ पर भी मौके हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मंगेश जी, इतना वक्त हमारे श्रोताओं के साथ आपने बांटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुनीता जी, बहुत धन्यवाद जी। ओके। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमें सुनने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।